हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केम कोर्स के इस यूट्यूब चैनल में। और आज हमारा होने वाला है केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 12। और इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक नई थ्योरी की जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, या इसे शॉर्ट में हम बोलते हैं MOT। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें क्या बताती है, या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मॉलिक्यूल्स के बारे में या जो बॉन्डिंग हो रही है, केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, उस केमिकल बॉन्ड के बारे में क्या इंफॉर्मेशन देती है, क्या हमें सिखाती है। इनकी बात करने से पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि आखिर हमें इस नई थ्योरी की जरूरत क्यों लगी, कि आखिर हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्यों पढ़नी पड़ी। तो इसकी पहले हम बात करते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की हमें जरूरत क्या थी। तो किन्हीं भी दो एटम्स के बीच में, या मल्टी एटम्स या पॉली एटम्स हम बोल सकते हैं, दो या दो से ज्यादा एटम्स के बीच में जब बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था, बॉन्ड फॉर्म हो रहा था और मॉलिक्यूल्स बन रहे थे उन एटम्स में बॉन्ड फॉर्मेशन से, तो उन एटम्स के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उन एटम्स के जितने भी सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, उन सारे इलेक्ट्रॉन्स पर अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेके हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि मान लो कोई मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है जो कि एक एटम A और एक एटम B में बॉन्डिंग से ये मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुआ, और इस मॉलिक्यूल्स को हम AB मॉलिक्यूल्स बोल देते हैं। मान लो ये AB मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुआ, और ये किस तरह से फॉर्म हुआ, तो ये एटम A और एटम B में बॉन्डिंग हुई और ये मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुआ। तो हमें VBT क्या बोलती थी, VBT सिर्फ उन इलेक्ट्रॉनों की बात करती थी, या उन सेल्स के इलेक्ट्रॉनों की बात करती थी जो वैलेंस शेल में प्रेजेंट थे, यानी कि जो आखिरी शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनकी बात करती थी VBT। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जो एटम्स A रहता है उसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, मान लो एटम A में मान लो 10 इलेक्ट्रॉन्स थे और एटम B के पास में मान लो कि 8 इलेक्ट्रॉन थे। एक ये नंबर हम रैंडम नंबर यहाँ पे लेके चल रहे हैं, और इन 10 इलेक्ट्रॉनों में से 5 इलेक्ट्रॉन्स इस एटम A की वैलेंस शेल में थे, और इन 8 इलेक्ट्रॉनों में से मान लो कि 3 इलेक्ट्रॉन्स एटम B की वैलेंस शेल में थे। ये नंबर हम रैंडम नंबर ले रहे हैं, कोई एग्जैक्ट नंबर ये नहीं है। तो जो VBT बात कर रही थी, VBT सिर्फ इन 5 और इन 3 इलेक्ट्रॉनों की बात कर रही थी जो कि वैलेंस शेल में थे इलेक्ट्रॉन, उनकी बात कर रही थी। लेकिन एक्चुअल या एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है कि जो ये टोटल 10 और टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम A और एटम B के, ये सारे इलेक्ट्रॉनों पर, इन सारे इलेक्ट्रॉनों पर जो एटम B के न्यूक्लियस रहता है, इन सारे इलेक्ट्रॉनों पर जो एटम B का न्यूक्लियस रहता है उसका भी अफेक्ट पड़ता है, या उससे भी एसोसिएट रहते हैं, और ये सारे इलेक्ट्रॉन जो एटम A का न्यूक्लियस है उससे भी एसोसिएट रहते हैं। यानी कि जब मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, तो जितने भी नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन हैं उस मॉलिक्यूल्स में मौजूद, जितने भी एटम्स है और उन एटम्स में जितने भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है, अब उस एटम्स के सारे इलेक्ट्रॉनों पर उस मॉलिक्यूल्स में मौजूद जितने भी न्यूक्लियाई रहेंगे, उन सारे न्यूक्लियाई का इफेक्ट रहेगा, या उन सारे न्यूक्लियाई से वो एसोसिएट रहेंगे सारे इलेक्ट्रॉन। लेकिन VBT ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया था। तो हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमें इन सारे जो इलेक्ट्रॉन्स थे उन पर जो सारे न्यूक्लियाई थे उस मॉलिक्यूल्स के, उन पे जो एसोसिएट हो रहे थे उनका इफेक्ट देखना था, उनकी इंफॉर्मेशन निकालनी थी, उनके बारे में हमें जानना था। इसलिए हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की जरूरत पड़ी। इसके बाद में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की हमें और क्यों जरूरत पड़ी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की हमें एक इसलिए भी जरूरत पड़ी क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें बताती है कि कोई भी दो एटम्स हैं, उनमें कितने बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, उनके बीच में कितने बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो होती है वो हमें बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बताती है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ बॉन्ड, दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड फॉर्म हुए हैं उसे हम बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। और ये भी हमें बताएगी कौन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं दो एटम्स के बीच में, वो हम इस लेक्चर में आगे चर्चा करेंगे। अब हम आते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अजम्पशंस क्या क्या हैं, इनकी सारी बात हम इस लेक्चर में करेंगे। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ये काफी एक बड़ा या लेंदी टॉपिक है, तो
एक लेक्चर में इसे कवर करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को 2 लेक्चर में कवर करेंगे। इस लेक्चर में हम क्या क्या बात करेंगे, तो इस लेक्चर में हम सबसे पहले बात करेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। उसके बाद में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के कुछ अजम्पशंस है, कुछ पोस्टुलेट्स हैं, उनकी बात करेंगे। देन हम इसके बाद में यहाँ पे बात करेंगे, एक मेथड आती है जिसमें हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का जो फॉर्मेशन होता है, किस तरह से फॉर्म हो रहे हैं, उसकी एक मेथड है और उस मेथड का नाम है LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उसकी बात करेंगे। तो इस लेक्चर में हम इन 3-4 टॉपिक की बात करेंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम बाकी के टॉपिक की बात करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमारी क्या होती है। आपने अभी यहाँ पे समझा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की हमें जरूरत क्यों पड़ी। अब हम आते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होती है। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये हमें 2 साइंटिस्टों ने इंट्रोड्यूस करवाई और उनका नाम है हुंड एंड मुलिकन। हुंड और मुलिकन ने हमें MOT से इंट्रोड्यूस करवाया है। हुंड और मुलिकन ने अपनी ये थ्योरी दी थी। इनके अनुसार हुंड और मुलिकन ने अपनी इस थ्योरी में हमें क्या कहा, तो हुंड और मुलिकन ने हमें अपनी थ्योरी में बताया कि जब भी किन्हीं भी 2 एटम्स के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जब भी एटम्स के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और वो मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, उससे पहले उनके बीच में क्या होता है, उससे पहले उन एटम्स के जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स रहते हैं, उन एटम्स के जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स रहते हैं, जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स रहते हैं, वो ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, वो ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं। वो ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, वो ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं। कौन से ऑर्बिटल्स, सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा कि सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात करती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जबकि VBT सिर्फ उन ऑर्बिटल्स की बात करती थी जो हाफ फिल्ड थे, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स की बात करती थी VBT, जबकि जो आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो सारे ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशंस की या कंबाइन होने की बात करती है। और जो ये एटम्स मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर रहे हैं, इन एटम्स के सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे और नए ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशंस करेंगे। और उन नए ऑर्बिटल्स को इन्होंने क्या कहा, उन नए ऑर्बिटल्स को इन्होंने कहा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशंस कैसे हुआ, तो वो फॉर्मेशन हुआ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से या एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कंबाइन से या एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मर्ज होने से या एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से, कुछ भी आप बोल सकते हो। यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आपके कैसे बने हैं, तो वो आप बोल सकते हो कि वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कंबाइन से बने हैं। कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स के, तो सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स के, यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में फॉर्म होने में एटम्स के सारे ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं। और इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जितने भी एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, एटम्स के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके सारे इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट रहेंगे, इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट रहेंगे। और ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, इनके डिफरेंट एनर्जी लेवल रहेंगे, डिफरेंट एनर्जी लेवल रहेंगे, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स रहेंगे इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के। जिस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल्स के डिफरेंट लेवल रहते थे, हमने देखा था 1s 2s 2p 3s 3p, इसी तरह से ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहेंगे उनके भी डिफरेंट एनर्जी लेवल्स रहेंगे। लेकिन इन्हें हम यहाँ पे SPDF से डिनोट नहीं करेंगे। अब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स रहेंगे, इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम नए साइन से डिनोट करेंगे। और वो साइन कौन सा होता है, तो उन्हें हम सिग्मा से डिनोट करेंगे, उन्हें हम पाई से डिनोट करेंगे और उन्हें हम डेल्टा से डिनोट करेंगे। और यहाँ पे हमारे 2 तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक बनेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, ये भी हम इसी लेक्चर में आपको समझ आ जाएगा आगे आगे जैसे जैसे हमारा लेक्चर चलता जाएगा। तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स रहेगा उन्हें हम सिग्मा, पाई और डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे, जबकि जो एंटी बॉन्डिंग या करस्पॉन्डिंग उनके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहेगा उन्हें हम सिग्मा स्टार, पाई स्टार, डेल्टा स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे।
तो हुंड और मुलिकन्स की इस थ्योरी का आपको थोड़ा सा यहाँ से ओवरव्यू समझ में आया होगा। बाहर से आपको ऊपर ऊपर से ये थ्योरी थोड़ी सी समझ में आई होगी कि ये थ्योरी हमें आखिर में क्या कहना चाहती है। अब बात कर लेते हैं हम कि ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हो रहे हैं, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस तरह से फॉर्म होंगे, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होने की क्या क्या शर्तें हैं, क्या क्या अजम्पशंस है, क्या क्या पोस्टुलेट्स होते हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। पहले इसे हम थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। तो अब बात करेंगे हम अजम्पशंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अजम्पशंस ऑफ एमओटी की हम बात यहाँ पे करेंगे कि एमओटी के क्या अजम्पशंस है, क्या क्या पोस्टुलेट्स हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का जो पहला पोस्टुलेट है, पहला जो पोस्टुलेट है वो क्या होता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का जो फॉर्मेशन हो रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हुआ है वो किनके कॉम्बिनेशन से होगा, तो वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से होगा। और ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, इनमें भी कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन, तो उनकी एनर्जी जो रहेगी वो सेम एनर्जी रहनी चाहिए, सेम एनर्जी रहनी चाहिए या नियरली सेम एनर्जी होनी चाहिए, नियरली सेम एनर्जी वाले, प्लस उनकी जो सिमेट्री रहेगी, सिमेट्री जो रहेगी वो सेम होनी चाहिए, सिमेट्री सेम होनी चाहिए, एनर्जी सेम होनी चाहिए और उनका प्लेन सेम होना चाहिए। अब इन तीन बातों का क्या मतलब है ये आप समझिए कि एनर्जी सेम होने का क्या मतलब है। कि मान लो कोई भी दो एटम है ए और बी, हम हर बार की तरह ए और बी का ही एग्जांपल लेके चलते हैं। अब अगर मान लो कि ये जो ए का जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, मान लो 1s ए का एटॉमिक ऑर्बिटल है और बी का जो एटॉमिक ऑर्बिटल है मान लो 2s बी का एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो इनके बीच में कभी भी कॉम्बिनेशंस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनकी जो एनर्जी है, एनर्जी में काफी डिफरेंस है। ये पहली शेल का ऑर्बिटल है, ये दूसरी शेल का ऑर्बिटल है, तो इनके बीच में कॉम्बिनेशंस नहीं होगा और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म नहीं होगा। अगर इनको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करना है इन दोनों एटम्स को, तो इनके जो ऑर्बिटल्स रहेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए, यानी कि बी का भी 1s ऑर्बिटल होना चाहिए, तभी ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हो पाएगा या तभी ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हो सकता है। तो पहला आपको समझ में आया कि एनर्जी कैसी होनी चाहिए, सेम एनर्जी होनी चाहिए या नियरली सेम एनर्जी होनी चाहिए। नियरली यूज क्यों किया यहाँ पे? नियरली एनर्जी सेम होने का मतलब क्या है कि जो एटम ए होता है उसकी जो 1s की जो एनर्जी रहेगी, वो जो एटम बी के जो 1s की एनर्जी रहेगी उससे थोड़ी सी डिफरेंस रहेगी, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। यानी कि ये कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, तो ये नियरली सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स हैं। उसके बाद में दूसरी बात इन्होंने क्या बोली कि इनकी सिमेट्री सेम होनी चाहिए। सिमेट्री सेम होने का मतलब क्या कि जो 1s रहेगा वो 1s के साथ ही कंबाइन करेगा, यानी कि 1s जो रहेगा वो p के साथ कंबाइन नहीं करेगा। अब p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px py एंड pz, px py एंड pz। अब जो s रहेगा वो pz के साथ में कंबाइन कर सकता है। pz के साथ क्यों कंबाइन कर सकता है? क्योंकि pz को जो हम बनाते हैं तो pz का जो प्लेन होता है वो प्लेन कैसा होता है, तो प्लेन ऑफ मॉलिक्यूलर प्लेन पर होता है pz। ये pz इस तरह से दिखता है और px और py आपके कुछ इस तरह से रहते हैं। तो px और py के साथ कभी भी s का कंबाइन नहीं होगा। s किसके साथ कंबाइन करेगा? तो s हमेशा pz के साथ कंबाइन करेगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, हालांकि इसकी चर्चा हम आगे और अभी करेंगे। तो यहां से आपको समझ में आया कि उनकी सिमेट्री सेम होनी चाहिए, वो सेम प्लेन में होने चाहिए। यहां से आप देख लिया आपने कि यहां से जो pz है, pz और आपका जो s ऑर्बिटल्स होता है वो सेम प्लेन में होते हैं, इसलिए दोनों कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म कर सकते हैं, जबकि s के साथ में px और py कभी भी कंबाइन नहीं कर सकते, क्योंकि इनका प्लेन अलग है s के प्लेन से या s ऑर्बिटल के प्लेन से।
ठीक है, तो यहां से आपको समझ में आया कि मोलिकुलर ऑर्बिटल्स सिर्फ तभी फॉर्म हो सकते हैं जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम या नियरली सेम हो, प्लस उनकी जो सिमेट्री हो वो सेम हो, और वो जो सेम प्लेन में मौजूद हो। इसके बाद में जो मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म हो रहे हैं, जो मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म हो रहे हैं, मोलिकुलर ऑर्बिटल्स जो फॉर्म हो रहे हैं, नंबर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल, कितने नंबर में मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म हो रहे हैं, ये डिपेंड करेगा कि कितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, यानी कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे उतनी ही संख्या में मोलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। इसके बाद में यहाँ पे थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट क्या है कि ये जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉर्म हुए हैं आपके, इन मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की जो सिमेट्री रहेगी, इन मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की जो सिमेट्री रहेगी या इन मोलिकुलर ऑर्बिटल्स का जो शेप रहेगा वो किस पे डिपेंड करेगा, तो वो डिपेंड करेगा कि किस तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने कंबाइन किया है, यानी कि इन मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की सिमेट्री और इन मोलिकुलर ऑर्बिटल्स का शेप हमेशा उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स पर डिपेंड करेगा या पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स पर डिपेंड करेगा। इसके बाद में जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट क्या है कि ये जो मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म हो रहे हैं, इन मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के एनर्जी लेवल्स रहेंगे, एनर्जी लेवल्स रहेंगे, यानी कि डिफरेंट एनर्जी लेवल्स रहेंगे। जिस तरह से मैंने अभी आपको भी बताया था कि इनके भी एनर्जी लेवल्स रहेंगे, जिस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल्स के 1s 2s 2p 3s एनर्जी लेवल्स रहते हैं, इसी तरह से इनके भी एनर्जी लेवल्स रहेंगे, और इनके जो एनर्जी लेवल्स रहेंगे उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, इस तरह से हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे डिफरेंट एनर्जी लेवल को, जो मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म हुए हैं इनको। इसके बाद में जो इनका नेक्स्ट अजम्पशंस था या नेक्स्ट जो पॉइंट था, वो हमें क्या बोलता है कि जो मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है उस मॉलिक्यूल्स के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, उस मॉलिक्यूल्स के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो सारे इलेक्ट्रॉन्स इन मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में रहेंगे, इन मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट रहेंगे, यानी कि ऑल इलेक्ट्रॉन ऑफ molecules present in molecular orbital, इन मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे। और ये जो मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म हो रहे हैं, इन मोलिकुलर ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकेंगे, एक मोलिकुलर ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकेंगे, तो एक मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में भी दो ही मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकेंगे। जिस तरह से हमने एक एटॉमिक ऑर्बिटल्स में दो इलेक्ट्रॉन्स फिल किए थे और दोनों अपोजिट स्पिन से फिल किए थे, उसी तरह से मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में भी दो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और दोनों अपोजिट स्पिन के साथ आएंगे। और ये जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉर्म हुए डिफरेंट एनर्जी लेवल के, इनमें जो इलेक्ट्रॉन फील होंगे, इनमें जो इलेक्ट्रॉन फील होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स किस रूल से फील होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन्स भी जो इस तरह से आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फील करते थे उन्हीं रूल से फील होंगे, यानी कि यहां पर भी अफबाऊ का रूल लगेगा, यहां पर भी अफबाऊ का रूल लगेगा, यहां पर भी आपका पाउलीज प्रिंसिपल लगेगा, यहां पर भी आपका हुंड का रूल लगेगा। यहां पे सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि यहां पे n+l रूल फॉलो नहीं होगा इनकी एनर्जी डिसाइड करने के लिए, एनर्जी लेवल डिसाइड करने के लिए, मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी डिसाइड करने के लिए n+l रूल यहाँ पे नहीं लगेगा। बाकी के 3 रूल्स फॉलो होंगे आपको मोलिकुलर ऑर्बिटल्स के लिए भी। तो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में आपको इलेक्ट्रॉन किस रूल से फिल करने हैं, तो वो आपको वही 3 रूल का फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट अजम्पशन है, यहाँ पे नेक्स्ट अजम्पशन नंबर 6 है, वो हमें क्या बोलता है कि ये जो मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म हो रहे हैं इसमें 2 तरह के मोलिकुलर ऑर्बिटल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। 2 तरह के कौन कौन से मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको एक तरह का मोलिकुलर ऑर्बिटल देखने को मिलेगा बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और एक मोलिकुलर ऑर्बिटल आपको देखने को मिलेगा एंटी बॉन्डिंग
मोलिकुलर ऑर्बिटल। अब बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स क्या होता है और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स क्या होता है, या बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स कब बनेगा और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल कब फॉर्म होगा, उसकी भी बात हम अभी इसी लेक्चर में आगे करेंगे। तो ये कुछ अजम्पशंस हैं, ये अजम्पशंस हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के। अब इसके बाद में हम बात करेंगे कि ये जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशंस हुआ है एटॉमिक ऑर्बिटल से, इनका जो कॉम्बिनेशंस की जो मेथड होती है, जिसे हमने अभी LCAO कहा था, वो मेथड्स क्या होती है और उसमें किस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशंस होता है, उसकी बात करेंगे। पहले इसे हम थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। तो अब हम बात करेंगे कॉम्बिनेशंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से क्या बनेंगे, हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, यानी कि हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशंस करेंगे। अब जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशंस हैं, इसकी एक स्पेशल मेथड होती है और उस मेथड का नाम हमने क्या बताया था आपको, उस मेथड का नाम हमने बताया था LCAO। LCAO का मतलब क्या होता है, तो LCAO का मतलब होता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जो कॉम्बिनेशंस आपने किया है, जो ओवरलैपिंग आपने की है, जो मर्ज आपने किया है, इसके लिए आपने एक स्पेशल मेथड क्यों यूज करी, स्पेशल मेथड की आपको क्या जरूरत लगी, ये सवाल आपके मन में यहाँ पे आ रहा होगा। क्योंकि जब हमने VBT पढ़ी थी, वहां पे जब हमने ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग कराई, तो वहां पे हमें किसी भी एक स्पेशल मेथड की जरूरत नहीं पड़ी, हमने वहां पे डायरेक्ट ओवरलैपिंग करवा दी। वहां पे कोई शर्त नहीं थी ओवरलैपिंग की, वहां पे सिर्फ यही शर्त थी ओवरलैपिंग की कि जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं वो ऑर्बिटल्स सेम प्लेन में होने चाहिए, तभी उनकी ओवरलैपिंग हो पाएगी। लेकिन यहाँ पे आपने एक स्पेशल मेथड, जिसका नाम आपने बोला LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, इससे क्यों इंट्रोड्यूस करवाया। तो चलिए इसका भी पहले हम आपको जवाब देते हैं, फिर हम बताते हैं कि लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होता है। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, या नॉर्मल जो कोई भी ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ये हमने आपको लास्ट लेक्चर्स में भी बताया था कि ऑर्बिटल्स एक तरह की वेव है। ऑर्बिटल एक तरह की वेव है, एक तरह की तरंग है, एक तरह की वेव है, एक तरह की तरंग है। यानी कि हम जो कॉम्बिनेशंस कर रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, उसमें हम दो वेव का कॉम्बिनेशंस कर रहे हैं, दो वेव को मिला रहे हैं, दो वेव का कॉम्बिनेशंस कर रहे हैं। यानी कि आप कुछ इस तरह से समझिए, मान लो एक वेव ये है और मान लो एक वेव आपकी ये है, यानी कि एक ऑर्बिटल्स ये है और एक ऑर्बिटल्स ये है, और इनका आप कॉम्बिनेशंस करके एक नई वेव बना रहे हो। क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी वेव है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी वेव है, यानी कि दो वेव के कॉम्बिनेशन से आप दो ही नई वेव बनाओगे। ठीक है, तो जो वेव मैकेनिज्म होता है या वेव जो मैकेनिक्स होता है, उसमें वेव का एक वेव फंक्शन से डिनोट किया जाता है और उस वेव फंक्शन को हम बोलते हैं साई। इसे PSI से हम लिखते हैं साई, और ये साई हमें आता है श्रोडिंगर इक्वेशन से, श्रोडिंगर इक्वेशन से आता है। अब श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है, तो जब आप क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ोगे या क्वांटम फिजिक्स जब आप पढ़ोगे, तो आपको एक इक्वेशन वहां पे आती है, और इस इक्वेशन से, श्रोडिंगर इक्वेशन से, इस एक सिंगल इक्वेशन के सॉल्यूशन से आपको पूरी जो क्वांटम लेवल पे जो भी घटनाएं हो रही है, जो एटम्स होते हैं, एटम्स के जो क्वांटम नंबर्स होते हैं, जो क्वांटम नंबर्स आपके आए हैं, चारों जो क्वांटम नंबर्स आए, वो भी श्रोडिंगर इक्वेशन का ही सॉल्यूशन है। तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि श्रोडिंगर इक्वेशन कितनी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ये आपको BSc थर्ड ईयर में पढ़ने के लिए आएगी, BSc थर्ड ईयर के सिलेबस में आपको श्रोडिंगर इक्वेशन रहेगी। अभी आप जस्ट यहाँ से समझिए कि जो साई आपका आया है वेव मैकेनिज्म, जो साई आपको आया है, ये साई आपका श्रोडिंगर इक्वेशन से आया, और साई जो होता है वो होता है वेव फंक्शन। साई जो होता है वेव फंक्शन होता है, किसी भी वेव का फंक्शन होता है। वेव फंक्शंस क्या होता है, आपके मन में ये भी कंफ्यूजन हो रहा होगा कि वेव फंक्शंस क्या होता है। तो साई को आप जस्ट इतना समझिए कि साई किसी भी वेव की, किसी भी तरंग के एम्पलीट्यूड को शो करता है, एम्पलीट्यूड
को दर्शाता है, किसी भी वेव के एम्पलीट्यूड को दर्शाता है। एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम, हिंदी में इसे आयाम बोलते हैं, हिंदी मीडियम वाले कोई हो तो इसे आयाम बोलते हैं। यानी कि कोई भी वेव जो चल रही है, कोई भी वेव जो प्रोपोगेट कर रही है, उस वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा, उस वेव का एम्पलीट्यूड कितना होगा, वो आपको दर्शाता है उसका वेव फंक्शन। और वेव फंक्शन को यहाँ पे डिनोट किया है किससे, वेव फंक्शन को डिनोट किया है साई से, और ये साई आया है आपका श्रोडिंगर इक्वेशन से। तो यहाँ पे आपको इतना समझ में आया कि साई क्या होता है, वेव फंक्शंस क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि हम जो कॉम्बिनेशंस कर रहे हैं, दो वेव का जो कॉम्बिनेशंस कर रहे हैं, आप अगर सोचो तो दो वेव को हम मिला रहे हैं, दो वेव को हम मर्ज कर रहे हैं। क्या दो वेव को मर्ज करना इतना आसान होता है? क्या एक इक्वेशन की मदद से हम दो वेव को मर्ज करके जो नई वेव बन रही है उसे बता सकते हैं? नहीं, इतना आसान नहीं था। यानी कि श्रोडिंगर इक्वेशन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का एग्जैक्ट एम्पलीट्यूड निकालना या एग्जैक्ट वेव फंक्शंस निकालना या उसका आयाम निकालना इतना आसान नहीं था। तो उसका जो आयाम निकालने के लिए, उसका वेव फंक्शन जानने के लिए, उसका साई जानने के लिए, अब उसे हम साई से डिनोट नहीं करेंगे, नए साइन से उसे डिनोट करेंगे। वो किससे डिनोट करेंगे वो भी हम आपको बताते हैं। तो उस वेव का जो नई वेव बनी है, और वो नई वेव आपकी मोलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की जो वेव बनी है, मोलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की जो नई वेव बनी है, उस वेव का जो एम्पलीट्यूड रहेगा, उस वेव का जो वेव फंक्शन से रहेगा, उसे एक नई मेथड से हम मेजर करते हैं, नई मेथड से हम निकाल सकते हो। उसी मेथड को हमने कहा लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। यानी कि दो वेव को आप लीनियरली कॉम्बिनेशंस करवाओगे और उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से जो नई वेव बनेगी वो आपकी मोलिक्यूलर ऑर्बिटल्स रहेंगे। तो आपको यहां से समझ में आया कि लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपको क्यों जरूरी था, आपको एक नई मेथड की क्यों आवश्यकता थी। तो इसलिए नई मेथड की आपको आवश्यकता थी। चलिए अब बात करते हैं हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होता है, ये मेथड्स क्या होती है। अब मान लो कि आपके पास में कोई दो एटॉमिक ऑर्बिटल है। मान लो एक एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसका वेव फंक्शन है आपके पास में साई है, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल्स को तो हम साई से ही रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि एटॉमिक ऑर्बिटल्स का वेव फंक्शन हमें श्रोडिंगर इक्वेशन से मिल रहा था, लेकिन मोलिकुलर ऑर्बिटल्स का नहीं मिल रहा था। तो हमारे पास में एक एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, मान लो साई है, जिसका वेव फंक्शन है साई ए है, और एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, मान लो हमारे पास में साई बी है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिल रहा है। अब इनका जो कॉम्बिनेशन होगा, इनका जो कॉम्बिनेशन होगा, दो वेव का जो कॉम्बिनेशन होगा, इन दोनों वेव का कॉम्बिनेशन होगा, ये दो वेव बना ली हमने, ये दो ऑर्बिटल बना लिए। अब इनका कॉम्बिनेशन दो तरह से हो सकता है, इनका कॉम्बिनेशन दो तरह से हो सकता है। किस किस तरह से हो सकता है वो आप देखिए। तो ये जो वेव है या जो ऑर्बिटल्स, फर्स्ट ऑर्बिटल्स है आपका, इसका जो क्रिस्ट रहेगा, इसका जो क्रिस्ट रहेगा, जो इसका श्रृंग जो रहेगा, क्रिस्ट को श्रृंग बोलते हैं और ट्रंग को हम गर्त बोलते हैं। तो इसका जो क्रिस्ट रहेगा, यानी कि इसका जो क्रिस्ट है, यानी सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर वेव जो सेकंड आपका ऑर्बिटल है, जो ऑर्बिटल बी जिसे आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसके क्रिस्ट से ही कंबाइन होता है, उसके क्रिस्ट से ही जुड़ता है, तो उस तरह का जो इंटरफेरेंस आएगा, उस तरह से जो नई वेव बनेगी, उस तरह का जो कॉम्बिनेशन होगा, उसे हम बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे एडिटिव, उसे हम बोलेंगे एडिटिव कॉम्बिनेशंस हुआ, या इसे हम एक और नाम से बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, यहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में आपको क्या देखा आपने, तो आपने यहां पे देखा कि जब दो वेव के क्रिस्ट क्रिस्ट में जब कॉम्बिनेशन होगा, क्रिस्ट क्रिस्ट जब जुड़ेंगे, तो वहां पे जो इंटरफेरेंस आएगा वो कैसा आएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगा। अब अगला केस क्या हो सकता है कि एक वेव का तो आ जाए यहाँ पे क्रिस्ट, और एक वेव का ट्रंग में जब कॉम्बिनेशन हो, यानी कि C+T में जब कॉम्बिनेशन होगा, तो वहां पे जो कॉम्बिनेशन हुआ वो कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा, तो वो कॉम्बिनेशन रहेगा डिस्ट्रक्टिव
इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होगा तो जो वेव बनेगी, जो नई वेव बनेगी वो किस तरह की बनेगी, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो नई वेव बनेगी वो किस तरह की बनेगी, वो जरा आप देखिए। तो जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो दोनों वेव के जो एम्पलीट्यूड रहेंगे वो एम्पलीट्यूड जुड़ जाएंगे, दोनों वेव के जो वेव फंक्शंस रहेंगे वो वेव फंक्शंस जुड़ जाएंगे, यानी कि इनके जो एम्पलीट्यूड जो रहेंगे वो बढ़ जाएंगे, यानी कि जो अब नई वेव जो आपको मिली है वो नई वेव ज़्यादा स्टेबल रहेगी, नई वेव जो रहेगी वो ज़्यादा स्टेबल रहेगी। अब वेव से मतलब यहाँ पे क्या है कि जो नया ऑर्बिटल्स बना है आपका, मोलिकुलर जो ऑर्बिटल्स बना है वो स्टेबल मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा, और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा स्टेबल मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में रहना चाहता है। और जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनेगा उसका जो वेव फंक्शन रहेगा वो माइनस हो जाएगा। अब जो इसका आयाम रहेगा, जो एम्पलीट्यूड रहेगा या जो इसका वेव फंक्शन रहेगा वो घट जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका जो आयाम है, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कम हो गया, और ये जो वेव रहेगी ये अनस्टेबल रहेगी, यानी कि जो ये मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे, इस तरह के कॉम्बिनेशन से जो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आने पर जो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे वो अनस्टेबल रहेंगे, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से जो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे वो स्टेबल रहेंगे। तो जो स्टेबल मोलिकुलर ऑर्बिटल्स रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। और जो अनस्टेबल रहते हैं या जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। तो आपको यहां से समझ में आया होगा कि बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स कब फॉर्म होंगे और एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स कब फॉर्म होंगे। तो ये जो मेथड होती है LCAO, ये मेथड इसीलिए हमें इंट्रोड्यूस करनी पड़ी क्योंकि यहाँ पे दो तरह का कॉम्बिनेशंस हो रहा था और इक्वेशन से इसे सोल्व करना इतना आसान नहीं था। तो अब जो आपके दो ऑर्बिटल्स, कोई भी दो ऑर्बिटल्स जब आपके दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन करेंगे तो दो तरह के आपके ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक बनेगा आपका बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल और एक बनेगा आपका एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। यहाँ पे आप इसे समझ के चलिए कि मान लो आपका जो नया फंक्शंस बन रहा है मोलिकुलर ऑर्बिटल्स का वो सिग्मा है, और आपने जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल लिए वो साई ए प्लस साई बी लिया, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको एक नया वेव फंक्शन मिला, एक नई वेव मिली। इसी तरह से आपने जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल लिए थे उनमें माइनस हुआ या उनमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आया, और जो नया आपको वेव फंक्शंस मिला वो वेव फंक्शन होता है सिग्मा स्टार। तो अभी आपको मैंने बताया था कि सिग्मा कब बनता है, सिग्मा स्टार कब बनता है, और सिग्मा जो रहता है वो कैसा रहता है, वो रहता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और सिग्मा स्टार कैसे रहते हैं, वो एंटी बॉन्डिंग रहते हैं। अब यहाँ पे पाई और पाई स्टार भी आते हैं, तो पाई कब बनता है, सिग्मा कब बनता है, तो ये भी कुछ इसी तरह का है जिस तरह से हमारा सिग्मा बॉन्ड कब बनता है और पाई बॉन्ड कब फॉर्म होता है। तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है, तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन तब होता है जब ऑर्बिटल में हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है, ऑर्बिटल्स में जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती या एसएस ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग होती तो वहां पे हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता था। तो इसी तरह से यहां पर भी जो कॉम्बिनेशन हुआ, अगर हेड टू हेड कॉम्बिनेशन होगा तो जो आपका मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा वो सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा, और अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई ऑर्बिटल्स में, मोलिकुलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होने में, तो वहां पे जो आपका मोलिकुलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स में साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई और जो मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा वो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स को हम पाई से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहां से आपको समझ में आया होगा कि कब आपका बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा और कब आपका एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल बनेगा। अब आप यहाँ पे हम आपको एनर्जी समझाते हैं कि इनकी एनर्जी किस तरह से ज़्यादा रहती है और किस तरह से कम रहती है, या एनर्जी क्यों ज़्यादा रहती है और क्यों कम होती है। तो आप इसे समझ के चलिए यहाँ से
कि जो वेव फंक्शन होता है, वेव फंक्शन जो होता है किसी भी वेव के लिए जो साई होता है, अगर हम साई का स्क्वायर कर दें, अगर हम साई का स्क्वायर कर दें, ये भी आपको श्रोडिंगर इक्वेशन का ही एक एप्लीकेशंस होता है। अगर हम यहाँ पे साई का स्क्वायर कर दें तो ये साई का स्क्वायर हमें बताता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। साई स्क्वायर हमें क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। यानी कि अगर साई स्क्वायर की वैल्यू जितनी ज़्यादा रहेगी, साई स्क्वायर की वैल्यू जहाँ पे जितनी ज़्यादा रहेगी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी उतनी ज़्यादा रहेगी, इलेक्ट्रॉन उतने ज़्यादा रहेंगे जहाँ पे साई स्क्वायर की वैल्यू जितनी ज़्यादा रहेगी। तो यहाँ से आप समझ के चलिए, हम इसका स्क्वायर करते हैं। यहाँ से हमने यहाँ से स्क्वायर कर दिया, हमें जो नया वेव फंक्शन मिला उसका भी स्क्वायर कर दिया हमने, और हमने जो कॉम्बिनेशंस किया है हमने साई ए और साई बी उनका भी होल स्क्वायर कर दिया। इसी तरह हमने माइनस जब किया या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया उसका भी स्क्वायर यहाँ से हम लेके चलते हैं। हम इनका स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे स्टेबिलिटी चेक कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो इन दोनों इक्वेशन को जब हम सोल्व करते हैं तो आपको कुछ इस तरह का इनका सॉल्यूशन मिलेगा। आप देखिए यहाँ से आपको सॉल्यूशन मिलेगा साई ए का स्क्वायर प्लस साई बी का स्क्वायर प्लस 2 साई ए एंड साई बी। इसी तरह इसका जब आप सॉल्यूशंस करोगे तो आपको मिलेगा साई ए का स्क्वायर प्लस साई बी का स्क्वायर माइनस 2 साई ए साई बी। अब अगर आप यहाँ से देखो तो जो आपको नया वेव फंक्शंस मिला है या जो आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए जो वेव फंक्शंस मिला है उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपका साई रहेगा, अभी हम साई की बात करें साई स्टार की नहीं, वो साई स्टार आपका ग्रेटर रहेगा। किससे ग्रेटर रहेगा, वो यहाँ पे आपका ग्रेटर रहेगा साई ए प्लस साई बी से, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ पार्ट और जोड़ना पड़ा इसके इक्वल करने में। यानी कि आप यहाँ से बोल सकते हो कि आपका जो वेव फंक्शन, नया वेव फंक्शन जो मिला उसकी वैल्यू आपको ज़्यादा मिली है। और वेव फंक्शंस की वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होना। अभी आपको मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होना, और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ पर ज़्यादा होगी, जहाँ पे स्टेबिलिटी रहेगी, स्टेबिलिटी जहां पे रहेगी। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से जो ऑर्बिटल्स बनेंगे उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा क्यों रहती है, क्योंकि उनका जो वेव फंक्शंस रहेगा वो वेव फंक्शंस की वैल्यू ज्यादा आती है। इसी तरह से आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, जब आप यहाँ पे देखते हो जो आपका साई स्टार रहेगा, साई स्टार की वैल्यू जो रहेगी वो आपकी साई ए प्लस साई बी की जो वैल्यू रहेगी उससे कम रहेगी। यानी कि यहाँ पे जो साई ए प्लस साई बी की जो वैल्यू रहती है वो ज़्यादा रहती है आपके नए वेव फंक्शन से या आपके जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का वेव फंक्शन से उससे। यानी कि जो यहाँ पे स्टेबिलिटी रहेगी वो स्टेबिलिटी कम रहेगी। यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, जो नई वेव बन रही है, उसकी स्टेबिलिटी कम है। तो एंटी बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं उनकी स्टेबिलिटी कम होती है कंपैरेटिवली आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि जो आपकी LCO मेथड होती है, इस LCO मेथड में कोई भी दो वेव या कोई भी दो ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल जो कंबाइन करते हैं तो उससे किस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं और किस किस तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यहीं तक बात करेंगे। उम्मीद है आपको इस वीडियो लेक्चर से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स थ्योरी क्या होती है ये समझ में आया होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं ये समझ में आया होगा। इसके हमने कुछ अजम्पशन पढ़े, 6-7 अजम्पशंस, वो समझ में आए होंगे और आपको समझ में आया होगा कि जो LCO मेथड होती है ये क्या होती है या हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी किन्हीं भी दो ऑर्बिटल्स का कंबाइन करवाने के लिए, किन्हीं भी दो ऑर्बिटल्स को मर्ज करवाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए जो आपके साथ पढ़ते हैं, यानी कि जो केमिस्ट्री की फील्ड से हैं। तो चलिए लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।